नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर PSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ MA फाइनल के अर्बन ज्योग्राफी के छात्रों के साथ में। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे ओरिजिन ऑफ एंशिएंट टाउन्स और आज इस क्रम में बात कर रहे हैं ग्रीक और रोमन नगरों की उत्पत्ति के क्रम में। आइए, प्राचीन यूनानी नगर एंशिएंट ग्रीक सिटीज़ की बात करें तो प्राचीन यूनान में छोटे छोटे अनेक नगर राज्य सिटी स्टेट्स थे जिनमें आपस में युद्ध हुआ करता था। अतः युद्ध की आवश्यकता के अनुसार अनेक छोटे छोटे नगर राज्यों को मिला करके बड़े नगरों की स्थापना की गई और ये बड़े नगर राजधानी बने। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, मेगारा इसी प्रकार के नगर हैं। यूनान के लोग प्रारंभ में अपेक्षाकृत असभ्य थे, पहाड़ी प्रदेशों में रहते थे, यहाँ खेती के लिए उत्तम भूमि का अभाव था। इस अभाव ने यूनानियों को व्यापार और उपनिवेश स्थापित करने की ओर उन्मुख किया। व्यापार और उपनिवेश क्रियाएं बढ़ जाने के कारण नगरों की वृद्धि हुई। प्रमुख सहायक कारक जो माने जाते हैं, समतल भूमि का अभाव, ये कस्बे और नगर प्रायः छोटे होते थे। यूनानियों के उपनिवेश भी काला सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक फैले थे। इतने विस्तृत क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई थी। एशिया माइनर में इफिन्सस और मिलेंटस तथा इटली और सिसिली में सिरिनस और नेपिल्स नगर स्थापित किए गए थे। यूनान में सबसे बड़े साम्राज्य निर्माता सिकंदर महान ने भी अनेक नगरों को जन्म दिया था और इस क्रम में भूमध्य सागरीय तट पर नील नदी डेल्टा के उत्तरी पश्चिमी भाग में अलेक्जेंड्रिया सबसे प्रसिद्ध नगर स्थापित हुआ था। अन्य भी बहुत सारे नगरों को, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, अलेक्जेंडर ने स्थापित किया था। यूनानी नगरों के बात कर रहे हैं तो देश में प्रजातंत्र के उदय ने नगरीय सभ्यता पर प्रभाव डाला और ईसा से 500 वर्ष पूर्व के आसपास पेरिक्लीन के नेतृत्व में प्रजातंत्र का उदय होने से एथेंस आदि नगरवासियों ने नैतिकता का उदय हुआ। इस क्रम में नगरों का स्वरूप बदला। यूनानी नगर नियोजन की बात की जाए तो नियोजन से पूर्व जो यूनान के नगरों का स्वरूप है, उस क्रम में यूनान में प्रजातंत्र पनपने के समय तक नगर जल प्रवाह व सफाई प्रबंधन की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सार्वजनिक इमारतें अपेक्षाकृत कम व साधारण प्रकार की थीं। सार्वजनिक सभा स्थल को पाइनक्स कहते थे, जहां खुले स्थान पर बैठकर सब लोग राजनीतिक चर्चा में संलग्न होते थे। अगोरा मार्केट प्लेस या नगरीय कार्यों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो अपेक्षाकृत व्यस्त क्षेत्र था। उच्च व निम्न वर्ग के लोगों के मकानों में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। लगभग सभी नगर सुरक्षित दीवारों द्वारा घिरे रहते थे। नगरीय नियोजन के बाद के जो यूनानी नगर का क्रम बना, उनकी दशा में बात की जाए तो इनमें शिक्षकों, दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों आदि का सभी का ध्यान गया। 5वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हिप्पोडेमस नाम के वस्तु शिल्पकार ने नगरों के लिए जालीदार रूपरेखा ग्रिड आयरन स्ट्रीट सिस्टम तैयार किया। उसने नगर नियोजन विज्ञान का विकास किया। सड़कों की यह रूपरेखा
मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के नगरों की सड़कों की ज्यामितीय रूप से मिलती जुलती थी। प्लेटो नामक दार्शनिक ने भी आदर्श जनसंख्या के रूप में नगरों की संख्या को 50,000 से 1 लाख के बीच होना बताया। नगर की रूपरेखा के क्रम में बात करें तो जनसाधारण की भावनाओं का आदर करने वाली होती थी इसकी रूपरेखा। नगर नियोजकों के द्वारा नगरों को सार्वजनिक इमारतों, लोगों को तथा लोगों के आने जाने के लिए, वाहनों के आने जाने के लिए सड़कों, मकानों की स्थिति, सार्वजनिक स्थानों की स्थिति, बाजार की स्थिति आदि सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यूनान के नगर धीरे धीरे इन सभी परिवर्तनों को अंगीकृत करने लग गए थे। मकानों में एकांतता का मुख्य तत्व पाया जाता था। बाहर दुकानों में मेहमानों के बैठाने का स्थान होता था। खेल व मनोरंजन के कार्य व्यायामशाला आदि होते थे। त्योहार व ड्रामा थिएटर में होते थे। तो इस प्रकार ये जो स्वरूप था, धार्मिक स्थान तो पूजा के केंद्र भी मिलते हैं। ये यूनानी नगरों का जो क्रम है उससे संबंधित स्वरूप। यहाँ पर बात करें मार्केट प्लेस की अगर, तो बाजार व राजनीतिक जीवन का केंद्र मार्केट प्लेस को माना जाता था। यह नगरों के मध्य में स्थापित क्षेत्र होता था। इसे केंद्र से सभी दिशाओं में निकलने वाली सड़कों के द्वारा जोड़ा जाता था। नगरों में खुले स्थान, ओपन स्पेस काफ़ी रखे जाते थे। भूमध्य सागरीय नगरों में हिप्पोडेमस ने बताए जो सिद्धांत थे उनका पालन किया। एथेंस के बंदरगाह पिरायसस तथा बुरी व रोहडेस नगरों का निर्माण उनके द्वारा बताई गई योजना के अनुसार हुआ। आइए अब चर्चा करते हैं एंशिएंट रोमन टाउन्स की, प्राचीन रोम के नगरों की। रोम साम्राज्य का विस्तार स्वरूप भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप तक था। काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था। इसको संगठित करने के लिए इस साम्राज्य की सुरक्षा व दृढ़ता के लिए सुव्यवस्थित सड़कों के जाल तथा किलों की आवश्यकता अनुभव की गई थी, जहां सैनिक टुकड़ियां रह सकें। इस दृष्टि से रोम के लोगों ने सड़कों का जाल बिछाया और स्थान स्थान पर नगर बसाए। इन नगरों के चारों ओर चार दीवारी बनाई गई थी। यहाँ व्यापारी लोग सुरक्षित रहते थे और यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ रहती थीं। अलेक्जेंडर के समय रोम का काफ़ी विकास हुआ। रोमवासियों के लिए नगर पूरे राज्य का छोटा रूप था, जिसमें व्यवस्था, धर्म और संस्कृति की सभी बातें पूर्ण रूप से होती थीं। रोमन साम्राज्य के विस्तार के पूर्व इटली के अधिकांश नगर पहाड़ी दुर्गों के रूप में विकसित किए गए थे। रोमन वासियों ने इनका उपयोग किया और साथ साथ अनेक नए नगर भी बसाए। व्यापार का विकास होने से इन नए नए भूभागों में नगरों का स्वरूप बना। मध्य पूर्व में भी नए नगर बसाए गए, जिनमें अधिकारियों, व्यापारियों व सेवानिवृत्त सैनिकों को बसाया गया। रोमन साम्राज्य द्वारा यूरोप के उत्तरी व पश्चिमी भाग में ऐसी बस्तियां बसाई गई। आइबेरिया प्रायद्वीप में 354 नगरों की स्थापना की गई, जिनमें मुख्य सागुंतो, टरागुना, मेरिडा और कैम्ब्रा नगर थे। इसी काल में लंदन, पेरिस, रोम, ट्यूरिन, लियोन्स, मार्सेलीज नगरों की स्थापना हुई थी। रोम नगर का उदय कई गांवों के रूप में हुआ था। इस तरह से यहाँ रोम साम्राज्य का चरम काल में 30 से 40% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में जुड़ गई थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी रोम साम्राज्य के समय
नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर सभ्यता का फिर से विकास होने लगा और नील नदी के डेल्टा में अलेक्जेंड्रिया नाम के सबसे बड़े व्यापारिक नगर का विकास हुआ। इसके अलावा इस डेल्टा में और भी अन्य नगर बसे। ईसा से 650 वर्ष पूर्व ये नगर बसा था, लेकिन रोमन साम्राज्य ने यहाँ समुद्री मार्गों का प्रमुख केंद्र विकसित किया। मिस्र से अनाज मक्का इकट्ठा करके रोम को भेजा जाता था। बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ ये मिस्र का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी था। रोमन साम्राज्य में रोम के बाद यह दूसरा बड़ा नगर था। यह संस्कृति, विद्या, उद्योग, व्यापार व राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कृषि एवं व्यापार, खनिज विकास, सड़क निर्माण तथा सामरिक महत्व के स्थलों ने नगरों के विकास को प्रोत्साहित किया था। रोमन काल में सड़कों के निर्माण से अनेक नगरों का विकास संभव हो पाया। सड़कों के मिलन बिंदु पर अनेक नगरों जैसे लियोन्स, रोम, ट्यूरिन की स्थापना हुई थी। रोम काल में अनेक नगर बंदरगाह के रूप में विकसित हुए। टाइबर नदी पर ओस्टिया, नेपिड के निकट पुटियोली, दक्षिण पूर्वी स्पेन के कार्थागो नोवा और लाल सागर के किनारे मायोस, हरमोस, अक्सिनो तथा बेरनीस बसे थे। सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र डलोस था, जिसके द्वारा अनाज और विलासिता की वस्तुओं और गुलामों का व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता था। यहाँ पर भूमध्य सागरीय तथा एशियाई भूभागों से गुलाम लाए जाते थे। सीरिया के मरुस्थल और उसके किनारे के मार्गों के सहारे पेट्रा और पामीरा नगरों का व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकास हुआ था। कोलोन, बेलग्राड और यार्क अन्य प्रमुख व्यापारिक नगर थे। इस प्रकार रोमन काल में नगरों का विकास पिरामिड की भांति हो रहा था। सबसे छोटे स्तर पर सैनिक नगर थे, मध्यम स्तर पर व्यापारिक नगर थे तथा सबसे बड़े स्तर पर राजधानी नगर विकसित हो गए थे। नगर नियोजन की दृष्टि से बात करें तो रोमन लोग कुशल प्रशासक थे, कुशल इंजीनियर व नगर निर्माता थे, लेकिन ग्रीक लोगों जैसी दार्शनिकता का इनमें अभाव था। इन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया, नगरों में एकत्र होने वाली जनसंख्या की समस्याओं को हल किया, यहाँ पर जल प्रदाय का विकास किया, नगर जल प्रवाह व्यवस्था को विकसित किया, भूमिगत सीवर व्यवस्था, पत्थरों से निर्मित सड़क मार्ग आदि सुविधाओं को विकसित किया था। नगरों का विकास चौपड़ या जाल के सदृश ग्रिड और चेस बोर्ड प्लान के आधार पर किया हुआ था। ऐसे नगरों को ज्योमेट्रिक सिटीज का या ज्यामितीय नगरों का नाम दिया गया। रोम साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक ये भावना रखता था कि वह भी नगर का एक सदस्य है, अतः वे सभी कठिनाइयों, सुविधाओं का बोझ समान रूप से उठाते थे। इमारतों की ऊंचाई कुछ नगरों की भीड़-भाड़ हो जाने के कारण 6, 7 या यहाँ तक कि 8 मंजिल तक पहुँच गई थी। इमारतों की ऊंचाई 20 मीटर तक तत्कालीन राजा के द्वारा नियत की गई थी। चौथी शताब्दी तक रोम के नगर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गए थे। रोम साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर से आने वाले असभ्य और जंगली लोगों के प्रभाव में आ गया और 5वीं सदी तक रोम साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो चुका था। नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की ओर लौटने लगी थी। रोम साम्राज्य के बाद के वर्षों में कस्तुंतुनिया तथा विजांटियनम नगरों का विकास हुआ।
ये दोनों ही बड़े नगर थे। यूरोप में पेरिस व लंदन नगरों का विकास हुआ। पेरिस की उत्पत्ति सेने नदी के बीच स्थित द्वीप पर हुई थी। इसके अलावा यार्क, ब्रुसेल्स, ग्रेनाडा, कोलोन, स्ट्रेसबर्ग, वडिक्स, वियना, बेलग्रेड एवं जाग्रेव नगरों का भी रोम काल में विकास हुआ था। पूर्वी एशिया के नगरों की बात करें तो इस क्रम में चीन में 300 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी तक नगरों का काफ़ी विकास हुआ। उत्तरी चीन में लियांगचाओ, सुचाओ, आनसी तथा दक्षिणी चीन में कैंटेन, नानकिंग तथा चेंगटू नगरों का उद्भव हुआ था। मंगोल आक्रमण के कारण कुछ समय के लिए यह विकास अवरुद्ध हुआ था। इस आक्रमण के प्रभाव की समाप्ति के बाद नए नगरों का निर्माण आरंभ हुआ। हांगचाओ, शेनयांग, मुगडेन, कुनसिंग आदि नए नगरों का उदय हुआ था। विश्व के महत्वपूर्ण नगरों में इन नगरों ने अपना स्थान बना लिया था। जापान में चौथी शताब्दी में ओसाका नगर का जन्म हुआ। चीन व जापान के उपरोक्त सभी नगर आज भी अस्तित्व में हैं। तो ओरिजिन ऑफ एंशिएंट टाउन्स के क्रम को हमने अलग अलग बांट करके इसको देखा और ये हमने पाठ्यक्रमानुसार विभाजित किया हुआ है। आपके पाठ्यक्रमानुसार ग्रीक और रोमन टाउन्स हैं और इसके अलावा हमने जो पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी आपसे पूर्व वैदिक काल के नगरों की, उत्तर ऐतिहासिक काल के नगरों की, उनका स्वरूप बताया था। तो आप परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से इसका अध्ययन करें, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर इनकी लोकेशन लोकेट करने का, मानचित्र पर इनकी अवस्थिति निर्धारित करने का अभ्यास करें, जिससे कि हमें अंकन में लाभ मिल सके। धन्यवाद।